श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग उत्तर मेघ का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पहले जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा उसमें यक्ष मेघ से कहता है कि तुम अपनी विद्युत के समान चितवन को मेरी प्रियतमा को देखने के लिए मेरे घर के अंदर डालना। अब इस श्लोक में यक्षिणी के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तन्वी श्यामा शिखरि दशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी मध्ये क्षमा चकितहरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभिः श्रोणी भारादल सगमना स्तोकनम्रास्तनाभ्यां या तत्र स्याद्युवति विषये सृष्टिराद्येव धातुः या तत्र स्याद्युवति विषये सृष्टिराद्येव धातुः। अब इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले यत्र रखेंगे। यत्र का अर्थ है कि जहाँ जहाँ अर्थात अलकापुरी में स्थित मेरे घर के अंदर। अब तन्वी को रखेंगे। तन्वी का अर्थ है दुबले पतले शरीर वाली श्यामा। श्यामा का अर्थ है नवयुवती। तो ये सब यहाँ पे प्रथमांत ही आ रही है। ये इकारांत में प्रथमांत है, ये आकारांत में प्रथमांत है स्त्रीलिंग में। शिखरि दशना, इसका अर्थ है कि नुकीले दांतों वाली। फिर पक्व बिंबाधरोष्ठी, पक्व बिंबाधरोष्ठी, ये भी इकारांत है प्रथमा में। इसका अर्थ है पके हुए बिंबफल के समान होठों वाली या अधरों वाली। अब यहाँ पे मध्य श्यामा, इसका अर्थ है कि मध्य ये सप्तमी में है श्यामा। इसका अर्थ है कि पतली कमर वाली। चकित हरिणी प्रेक्षणा, इसका अर्थ है कि हिरणी के समान डरे हुए चितवन वाली। चकित हरिणी, चकित हरिणी प्रेक्षणा, इसका डरे हुए हिरण के समान चितवन वाली, या फिर जिसे हिरण चौकन्ना रहता है अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, चौकन्ना हुए आश्चर्यमय दृष्टि से देखता है, तो वैसे ही डरे हुए हिरण के समान, हिरणी के समान चितवन वाली। अब यहाँ पे निम्न नाभि ही, इसका अर्थ है कि गहरी नाभि वाली। यहाँ पे नायिका की सौंदर्य का, शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए जैसी नायिकाएं हुआ करती हैं कवि लोक में या फिर साहित्य में, उसी के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। निम्न नाभि, तो ये भी इकारांत है स्त्रीलिंग में। अब श्रोणी भारा, श्रोणी भारा दल सगमना, इसका अर्थ है कि नितंबों के भार से मंद गति वाली। इसको अलग कर देते हैं। अलसगमना, अब यहाँ पे स्तनाभ्याम, इसका अर्थ है कि स्तनों से स्तोक नम्रा। तो ये तृतीया दो वचन में बनेगा ये पद। स्तनाभ्याम स्तोक नम्रा, इसका अर्थ है कि थोड़ा झुकी हुई या कुछ झुकी हुई। फिर यहाँ पे कह रहे हैं युवती विषय, युवती विषय, तो ये समस्त पद है, किंतु यहाँ पे अंततः ये सप्तमी एक वचन में आ रहा है पुल्लिंग में। तो युवती विषय धातु, ये त्रिच प्रत्यंत शब्द है। यहाँ पे षष्ठी एक वचन में बन रहा है धातु। आद्या सृष्टि ही, आद्या सृष्टि इव
इसका अर्थ है कि सर्वप्रथम सृष्टि के समान या सर्वप्रथम सर्जना के समान धातु आद्या सृष्टि इव या दकारांत सर्वनाम है, स्त्रीलिंग में एक वचन में बन रहा है यक्षिणी के लिए, या स्यात्। ये विधिलिंग में धातु आ रही है, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में आ रही है, स्यात्। ये हो गया। अब हिंदी में इसका भावार्थ लिखते हुए पढ़ ले रहे हैं। यत्र, तो इसका अर्थ है कि जहां, जहां अलकापुरी में, अलकापुरी में मेरे भवन के अंदर, यक्ष के भवन के अंदर की बात हो रही है। यक्ष मेरे भवन के अंदर तन्वी, तो इसका अर्थ है दुबले शरीर, दुबले शरीर वाली, दुबलापन सौंदर्य का कारण माना जाता है, इसलिए यहाँ पे तन्वी का प्रयोग कर रहे हैं। दुबले शरीर वाली, नव यौवन या फिर नव यौवना, नुकीले दांतों वाली, नुकीले दांत होना भी सौंदर्य का कारण माना जाता है, नुकीले दांतों वाली। अब यहाँ पे पके हुए बिंब फल के समान, यहाँ पे होठों कहेंगे, अधर भी कह सकते हैं, समान अधरों वाली, अधरों वाली, अधर नीचे के ओठ को कहते हैं, पके हुए बिंब फल के समान अधरों वाली। अब यहाँ पे इसका अर्थ है कि पतली कमर वाली, इसका अर्थ है कि डरे हुए, हिरण के समान चितवन वाली। निम्न नाभि का अर्थ है गहरी नाभि वाली। इसका अर्थ है नितंबो, नितंबों के भार से मंद गति वाली, मंद गति वाले। फिर स्तोक नम्रा, कुछ झुकी हुई, यहाँ पर स्तूप का अर्थ है कुछ, कुछ झुकी हुई। अब फिर कहेंगे युवती या युवतियों के विषय में, विषय में विधाता की सर्वप्रथम, ऐसा लग रहा है कि जैसे विधाता ने सर्वप्रथम उसे ही रचा हो, उसकी ही सर्जना की हो, इसलिए कर रहे हैं कि इतनी सुंदर है यक्षिणी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि भगवान ने, जब लगता है जैसे उसको बहुत करीने से, बहुत ही मन लगा के उसको रचा है, उसकी सर्जना की है। युवतियों के विषय में विधाता की सर्वप्रथम रचना के समान जो हो, जो हो। फिर यहाँ पे कह सकते हैं ब्रैकेट में कि ताम में द्वितीयम
जीवितम जानी था, या फिर उसे मेरा दूसरा प्राण समझना। इसका अर्थ है, वाक्य को पूरा करने के लिए, इसकी भूमिका को पूरा करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं कि जहाँ जहाँ अर्थात अलकापुरी में स्थित यक्ष के भवन के अंदर, क्योंकि वो गृहिणी है, भले उसका स्वामी या उसके पति दूर रह रहे हैं, किंतु वो घर की साज सज्जा रख रखाव इत्यादि तो देखेगी ही। इसलिए कह रहा है कि जहाँ अलकापुरी में मेरे भवन के अंदर दुबले शरीर वाली सौंदर्य का कारण माना जाता है। नव यौवना, श्यामा को नव यौवना कहते हैं कवि संप्रदाय में। अब यहाँ पे नुकीले दांतों वाली, यह भी सौंदर्य का कारण माना जाता है। जो नुकीले दांत होते हैं जिन युवतियों को, उनको बहुत सुंदर माना जाता है। ये भी सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो जिनके नुकीले दांत होते हैं बहुत सौभाग्यशाली भी होती हैं और सुंदरी भी मानी जाती हैं। फिर कह रहे हैं, पके हुए बिंब फल के समान अधरों वाली, अर्थात उसके अधर ऐसे थे, नीचे के होठ जैसे पका हुआ बिंब फल हो, अर्थात कुछ गुलाबी गुलाबी पिंक वर्ण लिए हुए थे होठ। अब फिर कह रहे हैं, पतली कमर वाली, पतली कमर का पतला होना ही, दुबलापन होना कमर का या स्त्रियों के सौंदर्य का कारण माना जाता है। फिर कह रहे हैं, डरे हुए हिरन के समान चितवन वाली, यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये इससे लगता है कि बहुत ही निश्चल जिसको कहेंगे, बहुत ही निश्चल या फिर मासूम जिसको कहते हैं, मासूम हुआ करती हैं स्वभाव से भी, चरित्र से भी। इसलिए ऐसा करें कि डरे हुए हिरन के समान चितवन वाली, गहरी नाभि वाली, यह भी सौंदर्य का कारण माना जाता है। नितंबों के भार से मंद गति वाली, यह सब एक स्त्री की सौंदर्य का कारण है, ऐसा कारण माने जाते हैं शास्त्रों में। विशेषकर सामुद्रिक शास्त्र जो है उसमें ये सब सुंदरी स्त्री के ये सब लक्षण दिए गए हैं, उसी के अनुसार वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे महाकवि। तो नितंबों के भार से मंद गति वाली, स्तनों के कारण कुछ झुकी हुई। फिर कह रहे हैं कि युवतियों के विषय में, मानो युवतियों के विषय में या स्त्री जात के विषय में विधाता की वह सर्वप्रथम रचना हो। इतनी सुंदर है यक्षिणी की ऐसा लगता है कि जैसे विधाता ने स्त्री जाति की सर्जना करते समय सर्वप्रथम उसे ही मन लगा के सृजित किया हो, यक्षिणी की ही सर्वप्रथम रचना की हो। जैसे एक चित्रकार अपने चित्र को सुंदर बनाने के लिए बड़े ही मन से उसमें ब्रश से रंग भरा करता है, तो वैसे ही लगता है कि जैसे विधाता ने बैठ के बहुत ही इत्मीनान से उसकी सर्जना की है, उसके एक एक अंग को संवारा है, करीने से संवारा है। जैसे चित्रकार ब्रश से अपने चित्र को सबसे अच्छा बनाने के लिए मन लगा के उसमें रंग भरा करता है कि ताकि वो सबसे अच्छा बन सके, तो वैसे ही विधाता ने जैसे बहुत ही मन लगा के यक्षिणी को सृजा है कि ताकि वह सबसे अच्छी बन सके। तो युवतियों के विषय में विधाता की सर्वप्रथम रचना के समान जो हो, ऐसा इतनी सुंदर है वो, उसकी सौंदर्य का वर्णन करके कह रहे हैं कि लगता है विधाता ने जैसे इसको ही सर्वप्रथम रचा हो, इसलिए बहुत ही मन लगा के रचा है, इस ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सर्वप्रथम रचना के समान जो हो। और फिर यहाँ पे ताम में द्वितीयम जीवितम जानी था, उस ऐसी सुंदरी को, उस सुंदरी को मेरा दूसरा प्राण समझना। ये इसका भावार्थ हो गया। भावार्थ कुछ टिपिकल नहीं है, अन्वय भी इसमें सब सीधी सीधी था। अब इसमें जो व्याकरण आ रहा है वो पढ़ लेते हैं। पहले सामासिक पदों का अध्ययन कर लेते हैं। तो शिखरी दर्शना है, शिखराणी संति एषाम इति शिखरिणः, इसमें मत्वर्थी तद्धित बन रहा है। फिर शिखरिणः दर्शनाः यस्याः सा, इसमें बहुब्रीहि समास बन रहा है। पक्व बिंबाधरोष्ठी, तो पक्वम च तत् बिंबम, इसमें कर्मधारय समास है। अधरस्य असौ ओष्ठः, अधरोष्ठः, इसमें भी कर्मधारय समास है। पक्व बिंबम एव अधरोष्ठः यस्याः सा, तो ये यक्षिणी के लिए आ रहा है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास बन रहा है। चकित हरिणी प्रेक्षणा, चकिता च असौ हरिणी, इसमें कर्मधारय समास है। और तस्याः प्रेक्षणे इव प्रेक्षणे यस्याः सा, इसमें भी बहुब्रीहि समास बन रहा है। निम्न नाभिः, तो निम्ना नाभिः यस्याः सा, यह भी यक्षिणी के लिए आ रहा है, इसलिए इसमें भी बहुब्रीहि समास बन रहा है। श्रोणी भारात श्रोण्याः भारः तस्मात्, इसमें षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। अलसम गमनम यस्याः सा, इसमें बहुब्रीहि समास हो रहा है क्योंकि ये यक्षिणी की चाल को द्योतित कर रहा है ये पद।
स्तोक नम्रा, स्तोकम यथा स्यात् तथा नम्रा, स्तोक नम्रा, तो इसमें केवल समास बन रहा है। युवती विषये, इसका अर्थ है युवती नाम विषये, षष्ठी तत्पुरुष है इसमें। अब इसमें जो व्याकरण आ रहा है, व्याकरण है तन्वी, तो यहाँ पे तनु प्लस ngीश प्रत्यय लग रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग में आ रहा है। प्रेक्षणम, तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है, इक्ष धातु है, ल्युट प्रत्यय लग रहा है, यहाँ पे मकार भी हो जाएगा प्रेक्षणम। स्यात् है, तो यहाँ अस धातु है, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में ये धातु आ रही है। सृष्टि, तो यहाँ पे सृज धातु है, 3 प्रत्यय लग रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग में है। आद्या, तो यहाँ पे आदि प्लस यत प्लस टाप 2 प्रत्यय लग रहे हैं। धातु यहाँ पे धा धातु है, त्रिच प्रत्यय लग रहा है, और षष्ठी एक वचन में आ रहा है पुल्लिंग में। अलंकार इसमें 3 आ रहे हैं, पुनरुक्त वदाभास, लुप्तोपमा, उत्प्रेक्षा, 3 अलंकार हैं। धन्यवाद साथियों आप सभी का।